माता वैष्णो देवी को लेकर देश भर से ही नहीं, विश्व भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कई श्रद्धालुओं को मैं ऐसे पहचानता हूँ जो यूएस से भी स्पेशली फ़ोन करके आएंगे कि कौन सा महीना सही रहता है। तो माता वैष्णो देवी की आस्था है जो श्रद्धालुओं को विश्व भर से खींचकर यहाँ लेकर आती है। और इस समय हम इसी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री अंशुल गर्ग जी के साथ बैठे हुए हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि इस कोविड फेस में कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या है, क्योंकि लोगों को भ्रांतियां बहुत हैं कि यहाँ आने के पहले क्या क्या करना है। तो मैं शुरुआत इनसे यही करूँगा। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो आते हैं, इस कोविड फेस में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रही और मैंने मेरी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था कि यहाँ दर्शन भी बंद कर दिए गए थे और उसके बाद अब सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन लोगों में अभी भी भ्रांतियाँ हैं कि यहाँ बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को अपने क्लियर कर दें कि यहाँ कोविड को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं आपके। देखिए, कोविड एडवाइजरीज जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वो जो यूटी ऑफ जे&के की एडवाइजरीज निकलती रहती हैं टाइम टू टाइम पर, उन्हीं को फॉलो करते हुए भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, या जो भी एडवाइजरीज आती हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाता है। तो जो लेटेस्ट एमएचए और यूटी गवर्नमेंट की रिवाइज गाइडलाइंस जो अप्रैल से चल रही हैं, जिसके अंदर एडवाइजरीज की फॉर्म में ही लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में ज़रूर हम सचेत करते हैं, आगाह कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की पीनल प्रोविजंस जो हैं वो इन्फोर्स नहीं हैं। हाउएवर, जो हमारे चॉपर बुकिंग्स के साथ जो लोग आते हैं तो उनको जो मैंडेटरी मास्क हैं वो हम प्रोवाइड अभी भी कर रहे हैं, और भवन एरिया के अंदर भी लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि डिस्टेंसेस को फॉलो करें। हाथ की सफाई मेंटेन करने के लिए हमारा स्टाफ भी, जो हमारा खास करके भोजनालय में तैनात है, फॉलो करता है स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल को, और हमारे प्राइवेट वेंडर्स को भी ये मैंडेटरी है। लेकिन एज टूवर्ड्स पिलग्रिम्स अभी एडवाइजरीज की फॉर्म में ही लोगों को आगाह किया जा रहा है, और जो हमारी अटका आरती के अंदर जो लोग शामिल हो रहे हैं, श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं, वो भी फ्रीली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उनको भी जो मास्क हैं बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो बेसिक एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं उनको इन्फोर्स रखा जाए। इन शॉर्ट, श्रद्धालु कोई भी आ सकता है, लेकिन उसे सिर्फ मास्क या इस तरह का उसको ये नहीं है कि अगर उसकी वैक्सीनेशन नहीं है तो वो नहीं आ सकता, या ऐसा कुछ तो नहीं है ना कोई प्रावधान? किसी भी श्रद्धालु को किसी भी ग्राउंड पे मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारे जो मेडिकल यूनिट्स हैं ट्रैक के ऊपर, अगर कोई भी सिम्टोमेटिक पेशेंट उनके पास आता है तो उसके लिए जो एसओपी है कोविड की, उसको बिल्कुल एक्टिवेट किया जाता है, ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे और किसी को भी किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इन्होंने बोला है कि पेनल्टीज कोई नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है, लेकिन मास्क, डिस्टेंस और आप सैनिटाइज करते हैं खुद को, ये एसेंशियल है। और ये इन्होंने जहाँ पर जैसे चौपर में बता रहे हैं वहाँ एसेंशियल है, अटका आरती में एसेंशियल है, या कहीं भी अगर कोई भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं तो है, लेकिन मनाही कहीं नहीं है। अगर किसी को कोई सिम्टोमेटिक थिंग्स उसमें डिटेक्ट होती हैं तो उनको ज़रूर जो कोविड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। सर, इसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वहाँ पर भवन में जी रहने की सुविधाएं बहुत कम हैं, लोग बहुत दूर से आते हैं, बड़ी श्रद्धा से आते हैं, लेकिन उनका मानना ये होता है कि वहाँ पर इतना रश होता है कि 1 सेकंड भी रुकने नहीं दिया जाता। इस पे थोड़ा अपने श्रद्धालुओं को कुछ बताएं। देखिए जी, ऐसा रहता है कि आप जानते ही हैं कि एनजीटी ने एक कैप लगाई थी नंबर ऑफ़ विजिटर्स के ऊपर कि 50,000, जो कि ट्रैक होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से लगाई गई है कि ट्रैक कितने लोगों को हम होल्ड कर सकते हैं। और जो हमारे पीक डेज़ रहते हैं, जैसे जून का महीना था जब वेकेशंस रहती हैं, पीक डेज़ रहते हैं या नवरात्रास रहते हैं, उन दिनों हम 40,000 की जो फिगर है डेली फिगर को क्रॉस करते हैं। और लेकिन यात्रा मैनेजमेंट के लिए भी हमारे एसओपीज़ काफ़ी डिटेल्ड पहले से बने हुए हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशंस के ऊपर को मैनेज करना है, किसी तरह से ट्रैक के जो यात्रा फ्लो रेट है उसको मैनेज करना है, और भवन पर भी श्रद्धालुओं को किस तरीके की इनकन्वीनियंस ना हो उसके लिए एसओपीज़ हमारे बने हुए हैं। रुकने की जहाँ तक व्यवस्था है उसके अंदर भी गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं कि भवन पे नए किसी तरीके के निर्माण नहीं हो सकता है, बिकॉज हम अर्थक्वेक जोन 5 जो जे&के है और ख़ास करके हमारा भवन एरिया है वो जोन 5 में पड़ता है। लेकिन अगर कोई पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने टाइम की बनी हुई हैं, अनस्टेबल हैं, तो उनको डिमोलिश करके हम रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ बना सकते हैं, गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। इसी के उपलक्ष्य के अंदर ऑनरेबल चेयरमैन साहब के निर्देश के ऊपर एक नए दुर्गा भवन का जो निर्माण है, अर्स्टवाइल दुर्गा भवन की जो डिमोलिशन कई साल पहले हुई थी, उसी की रिप्लेसमेंट में ये नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। पिछले साल इसका काम शुरू हुआ था, और जो बोर्ड का एक कोशिश चल रही है कि आने वाले नवरात्रों से पहले उस बिल्डिंग के जो निर्माण को है कंप्लीट किया जा सके। और एट अ टाइम तकरीबन एक दिन में मैं कहूँगा तकरीबन 2000 यात्रीज़ उस बिल्डिंग के अंदर हम होल्ड कर सकेंगे।
और लॉकर्स की सुविधा, बेदिंग की सुविधा और खाने पीने की सुविधा भोजनालय के फॉर्म में, वो सारी सुविधाएं एक ही बिल्डिंग में व्यवस्थित रहेंगी और वो बिल्डिंग भवन के काफ़ी नज़दीक है, ताकि कम से कम इनकन्वीनियंस हमारे श्रद्धालुओं को हो जब भवन पर पहुंचते हैं। और बिल्डिंग के अंदर डॉर्मेटरीज़ के साथ साथ कुछ कुछ रूम्स की भी व्यवस्था रहेगी, ताकि हर तरीके के श्रद्धालुओं को हम फैसिलिटेट कर सकें। लोगों को ये भी थोड़ा सा संशय रहता है कि यहाँ जो SSVP आरती है या अटका आरती के एकदम ही रेट एकदम बढ़ा दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। इसमें कभी आपने कंसिडर किया कि कोई श्रद्धालु हैं जो शायद अंदर से उसी तरह से दर्शन करना चाहता हो लेकिन पैसे के अभाव की वजह से ना कर सकता हो? देखिए जी, बोर्ड की शुरू से पॉलिसी रही है कि दर्शन के ऊपर किसी तरीके के चार्जेस नहीं हैं जी। दर्शन सभी के लिए फ्री रहेंगे, चाहे कोई भी इंसान हो, कहीं से भी आ रहा हो, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आरती का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसके अंदर कुछ डोनेशन अमाउंट्स तय हुई हैं, पॉलिसी के तहत हुई हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो क्यू में खड़े हुए कुछ लोग रहते हैं उनको हर सुबह भी और शाम को भी, कुछ तकरीबन 40-50 लोग डेली तकरीबन रहते हैं, सुबह के स्लॉट में भी और शाम के स्लॉट में भी, जिनको किसी भी तरीके की कोई डोनेशन नहीं देनी होती है, किसी तरीके के चार्जेस नहीं देने होते हैं, और उनको कतार में जो सबसे आगे रहते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बायस के, उनको ज़रूर आरती में सम्मिलित किया जाता है। और अगर किसी भी तरीके की ऐसी कोई रिक्वेस्ट स्पेशल भी आती है कि जो नहीं वो कर सकते तो उनको भी उनके अंदर सम्मिलित किया जाता है। मतलब श्रद्धालु हैं ऐसे दिन के 100 श्रद्धालु ऐसे हो जाते होंगे जिनको बिना कुछ पे किए हुए अटका आरती में बैठने की सुविधा प्राप्त, बिल्कुल सुविधा प्राप्त। ये निस्संदेह, ये शायद ही किसी को पता हो, ये भी आपके माध्यम से आज पता चला। सर, वो ट्रैक में किस तरह की और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? ट्रैक, अब एक नया ट्रैक जो आपने शुरू किया, लंबा जरूर है, और लोगों को बैटरी कार में भी जाने के लिए अर्धकुंवारी से बैटरी कार मिल रही है उनको, तो कोई ऐसे फ्यूचर में प्रावधान है कि नीचे से ही उनको कोई कार या बैटरी ऑपरेटेड कार्स हैं वो चल रही, वो नीचे से कटरा से ही मिल रही हों? देखिए, बोर्ड का एक प्रायोरिटी है कि हमें इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ही चलना है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाली व्हीकल्स हैं या जैसे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, इसी के ऊपर हम काम करें। इस केस के अंदर टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस कुछ हैं हमारी, क्योंकि आदकुआरी से भवन जो है चढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बैटरी कार्स फिजिबल रहती हैं और उनको क्योंकि चार्जिंग टाइम 8 से 10 घंटे का हर गाड़ी को चाहिए रहता है, तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ गाड़ियाँ ही हैं जो चल सकती हैं। कटरा से आदकुआरी की अगर हम बात करें तो एक ट्रैक की एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, और जो बैटरीज़, कोई भी ऐसी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स कमर्शियल सेगमेंट में आज के टाइम पर अवेलेबल नहीं है। जितने भी हमारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमने कईयों से संपर्क में रहे हैं, उनसे बात भी हमारी टीम कॉन्स्टेंटली करती है कि अगर यात्रियों की सुविधा के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी हम कोशिश कर सके, बट आज के टाइम पे कोई भी टेक्निकली फिजिकल ऑप्शन हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारी कांस्टेंट कोशिश चलती रहती है कि सुविधा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। आपने देखा होगा कि पहले तकरीबन 350 से 400 यात्री ही बैटरी कार्स का फ़ायदा तकरीबन 2018 तक ले पा रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से इनकी संख्या तकरीबन 2000 कर दी गई है। और बैटरी कार्स भी आप सुबह 6-7 बजे से आदकुआरी से और रात को तकरीबन 10 बजे तक बैटरी कार की सुविधा जो है अवेलेबल रहती है। और ऑनलाइन भी उसकी सुविधा है कि maavaishnodevi.org जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी लोग बैटरी कार्स को बुक कर सकते हैं, इनफैक्ट कर भी रहे हैं। ये तो है, लेकिन चॉपर जहाँ से आप चलते हैं, ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल में एक चॉपर में आपके 6 लोग ट्रैवल करते हैं। जी। तो कोई ऐसा प्रावधान है जिसमें जैसे अमरनाथ के लिए सोचा जा रहा था कि 20 चॉपर श्रीनगर से 20 लोग एक चॉपर में ही ट्रैवल करेंगे, कुछ ऐसा माता वैष्णो देवी में? क्योंकि ये तो 2400 घंटे यात्रा चलती है और 365 दिन चलती है। जी, वो तो मंथली चल रही हैं, उन्होंने 1 महीना 1.5 महीना चल के उन्होंने कल्मिनेट कर देना है, लेकिन ये हमेशा चलनी है। तो यहाँ कुछ ऐसे प्रावधान? देखिए, चॉपर के अंदर भी जो हमारे हेलीपैड्स हैं वो एक ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं। जैसे एज ऑफ नाउ हमारे पास 2 चॉपर कंपनीज़ हैं जो हमारे टेंडर के ज़रिए जो सर्विसेज ये दे रही हैं भक्तों को। और जो हमारा सांझी छत वाला हेलीपैड जहाँ ये जाके लैंड करते हैं, वहाँ पर भी जो है कैपेसिटीज़ लिमिटेड हैं। तो एज ऑफ नाउ जो हमारा हेलीपैड्स एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटीज़ पे हमारे चॉपर चलते हैं। और उसके अंदर भी जैसा हम समझते हैं कि वेदर वेगरीज जो हैं वो अक्सर रहती हैं, जैसे मानसून के सीज़न में फ्लाइंग जो है वो थोड़ी अफेक्टेड रहती है, तो इस तरीके कुछ मुश्किलात वेदर के डिपेंडेंसी पे रहती है। जो हमारी रोपवे सर्विसेज हैं भवन से भैरों, उसके अंदर भी सिमिलर प्रैक्टिस है। तकरीबन 5 से 6 हज़ार यात्री
6000 से ज़्यादा ही, इनफैक्ट समर सीज़न में तो ज़्यादा 6000 से भी ज़्यादा यात्री यूरोपीय सर्विसेज के ज़रिए बहरों तक पहुंच पाते हैं। वो भी बोर्ड की यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को, खास करके बुज़ुर्ग लोगों को, जो हमारे स्पेशली एबल्ड सिटीजन्स हैं, उनको हम मदद कर सकें इस तरीके की सुविधाओं से जो चढ़ नहीं सकते हैं। पर फिलहाल अगर वेदर की वजह से किसी को परेशानी आती भी है तो हमारा जो रूटीन सर्विसेज हैं, जैसे हमारी पोनी सर्विसेज हैं, हमारी पालकी सर्विसेज हैं, वो भी बोर्ड की तरफ से अवेलेबल हैं और उसके अंदर RFID काउंटर्स भी 2 साल से काम कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को प्रीपेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों और किसी तरह की ओवर चार्जिंग की या किसी तरह की इनकन्वीनियंस उस लिहाज से ना हो अगर वो किसी ऐसे मौसम में भी आते हैं जब चॉपर सर्विसेज ना हो। आपने बोला पौनी प्रीपेड सर्विसेज है, लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं होता, सबके अपने फिक्स रेट हैं। आप बिलीव करेंगे, मैंने 2-3 बार खुद भी रिकॉर्डिंग करी, फिर मुझे लगा कि क्या इनको अब बताना, आप जितना निर्धारित रेट हैं उस पे कोई चलने को तैयार नहीं होता और बाकायदा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि घोड़ा कोई नहीं है, ये जाके वहाँ बुकिंग करवा लीजिए, पैसे हम आपसे वहाँ इतने ही लगेंगे, उधर कुछ नहीं बताना, लेकिन हम आपसे 200 रुपया 300 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। उनके लिए क्या प्रावधान है? जैसे हर बंदा अपनी मर्ज़ी से ही क्यों चलता है, उन पर भी तो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। इस तरीके की कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास पहले भी आई थी कि ओवर चार्जिंग के कुछ ऐसे इश्यूज सामने आए हैं, इसलिए हमने जो हमारा RFID वाला काउंटर उसको ट्रैक के ऊपर इनसाइड द ट्रैक शिफ्ट किया है। पहले वो ट्रैक से बाहर था तो बहुत बार जुरिसडिक्शनल इश्यूज आते थे क्योंकि वो एरिया कटरा म्यूनसिपल कमेटी के अंडर आता है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जुरिसडिक्शन में नहीं था। तो हमने अब ट्रैक को दर्शनी ड्यूटी की से तकरीबन कोई 200 मीटर अंदर RFID प्रीपेड काउंटर को शिफ्ट किया है, जहाँ पर 2400 घंटे हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स तैनात रहती हैं उस काउंटर पर। और जो घोड़ों का जो सर्कुलेशन सीक्वेंस है उसको भी स्ट्रीमलाइन किया गया है ताकि जो हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स के पास यात्री जाकर वहीं पर बता सकते हैं ताकि इस तरीके की इनकन्वीनियंस उनके पास ना हो। और जो प्रीपेड स्लिप्स हैं वो वहीं से कंप्यूटर जनरेटेड वहीं पर जनरेट होती हैं और उसके बाद ही वहाँ पे वो सर्विसेज जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ज़रिए ले सकते हैं। और जो वायलेशंस की कंप्लेंट्स इसके बावजूद भी नोटिस में आती हैं तो RFID कार्ड्स हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इशू किए गए हैं, जिनको ट्रैक पे जगह जगह पर नोटिस किया जाता है। और ऐसी कोई कंप्लेंट्स आती है तो उनकी सर्विस जो कार्ड्स हैं उनको ब्लॉक किया जाता है टेक्नोलॉजी के ज़रिए ताकि वो आगे अप्लाई ना कर सके जब तक कि उस कंप्लेंट का डिस्पोजल ना हो। अगर कहीं ओवर चार्जिंग है, बहुत सारे केसेस में जो पिलग्रिम्स हैं उनको रिफंड्स भी हमारे सर्विस बोर्ड के ज़रिए रिफ़ंड किया जाता है अगर कहीं ऐसी ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स आती हैं। और अगर कहीं मिसबिहेवियर की या रूड बिहेवियर की कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं उसको भी उसी तरीके से डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत ट्रीट किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जो परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स है उसके अंदर जो है कमी लाई जा सके और धीरे धीरे हम एक बेहतरीन सिस्टम की तरफ बढ़ें। ये जो श्रद्धालु हैं, आप अभी बात कर रहे थे कि पोनीज़ को RFIDs लगे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, तो ये श्रद्धालुओं के लिए भी इंडिविजुअल होगी? जैसे इस बार अमरनाथ यात्रा पे श्रद्धालु जा रहे हैं, ये कब से आप लागू करेंगे? इसके लिए भी हमारी जो एजेंसी थी थ्रू टेंडरिंग, जो हमारा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रहता है उसके ज़रिए एक आउटसोर्स एजेंसी को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और जो है लेटर ऑफ अलॉटमेंट उनके पास है और 1-2 महीने का टाइम फ्रेम है उनको। और अब आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट, उसकी इंस्टॉलेशन, ट्रैक के ऊपर मॉनिटरिंग कहाँ होनी है, वो सारा काम चल रहा है। तो अगस्त के महीने में हमारी कोशिश है कि उसको फंक्शनल बना दिया जाए ताकि जितने भी श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं सभी के पास यात्रा कार्ड के ज़रिए ही एक RFID कार्ड रहेगा, जो यात्रा कार्ड भी होगा जिसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी। कार्ड एक ही रहेगा? कार्ड एक कॉमन कार्ड होगा जिसके अंदर एक छोटी सी चिप रहेगी जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप कहते हैं। वो रिटर्न करनी होगी? वो चिप बस आपको कार्ड के यात्रा के एनरोल करते वक्त लेनी है, दर्शन करके आने हैं और वापस आपको जमा कर देनी है, रिटर्नेबल चिप रहेगी। और जो भी हमारे श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, यात्री को ऑनलाइन यात्रा नंबर लेकर आते हैं, उनको सिर्फ वो यात्रा नंबर जो है यहाँ पर आकर बताना है। तो उनको भी एंट्री गेट्स के ऊपर, चाहे वो बाणगंगा है, चाहे वो ताराकोट है, चाहे वो हमारा हेलीपैड है, जहाँ जहाँ से भी वो एंटर करते हैं सिर्फ उनको एक नंबर बनाना है तो उनको एक कार्ड मिल जाएगा, जिस कार्ड को वो अपने यात्रा के ज़रिए पूरे दौरान अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ना केवल हम यात्री मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट के अंदर हमें मदद मिलेगी, बट यात्रियों को भी सहूलत मिलेगी कि किस तरीके से अगर भीड़ भाड़ में कोई आगे पीछे खो जाते हैं, कोई परेशानी आती है तो उनको भी बहुत जल्दी हम ट्रैक कर पाएंगे। यहाँ बड़े लोगों को ये कंप्लेंट्स रही थी चॉपर बुकिंग को लेकर, हम पढ़ते भी रहे हैं, खुद मैंने कई बार कवर भी किया है कि कई ऐसी वेबसाइट डेवलप हुई थी जिन पे वो आपके रजिस्टर्ड नहीं होते थे लेकिन लोग उनसे बुकिंग करवाते थे और बाद में ठगे से महसूस करते थे जी। उनका अब क्या स्टेटस है? देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस उन सभी जो भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं इमीडिएटली स्टार्ट की जाती है। इनफैक्ट साइबर क्राइम को भी इस बार हमने ऑन बोर्ड लिया था और उनके ज़रिए भी
जो अलग अलग मुख्तलिफ स्टेट्स से जहाँ से पता लगा था कि इस तरीके के जो फ्रॉडुलेंट एलिमेंट्स हैं जो ऐसी फेक वेबसाइट्स बना रहे हैं, दूसरी स्टेट्स की पुलिस के साथ कोऑपरेशन में बहुत सारों को अरेस्ट भी किया गया और बहुत से तरीके के जो है कानूनी कार्रवाई जो है उनके अगेंस्ट चल रही है और कईयों को जो एक्सेसिव अमाउंट्स हैं उनको रिफ़ंड भी किया गया है पिलग्रिम्स की। हाउएवर हमने जो हमारी ऑनलाइन वेब जो सर्च इंजन्स हैं जैसे गूगल है या याहू जो प्रीमियम सर्च इंजन्स हैं उनको भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से अप्रोच किया गया है ताकि अगर कोई भी लेमैन अब सर्च करता है कि मुझे वेबसाइट जो मुझे वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर बुकिंग करनी है तो उनको सिर्फ और सिर्फ माँ वैष्णो देवी .org जो हमारी वेबसाइट है सिर्फ उसी पे रीडायरेक्ट किया जाए ताकि वो सही वेबसाइट पर आए और सही तरीके से उसको मालूम चले कि किस तरीके की क्या बुकिंग प्रोसीजर है और क्या ओरिजिनल प्रोसीजर है। और मेरी आपके ज़रिए भी हमारे सभी श्रद्धालुओं से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी जो माता वैष्णो देवी की मोबाइल ऐप है या उसके ज़रिए या जो हमारी वेबसाइट है उसी के ज़रिए केवल और केवल हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स करवाएं और 60 दिन पहले जो है ये बुकिंग्स अवेलेबल रहती हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर अपनी यात्रा डेट से। और जो हमारे चार्जेस हैं वो भी बड़े क्लियरली वहाँ पर मेंशन्ड है। उसके अलावा कोई भी और एडिशनल चार्ज किसी को भी पे नहीं करना है हेलीकॉप्टर बुकिंग्स के लिए। और जैसे ही आप वो रिसीट हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन जो आपकी जनरेट होती है आप यहाँ पे हेलीपैड पे प्रोड्यूस करते हैं तो आप हेलीकॉप्टर सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। सर यहाँ पर पीछे आपने देखा होगा भगदड़ में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसको अब फ्यूचर में प्रिकॉशंस ऐसे क्या लिए गए हैं कि वहाँ पर इस तरह का इंसिडेंट दोबारा ना घटित हो? कोई वहाँ पर टीम्स इस तरह के डिप्लॉय की गई हैं, कुछ उस समय ऐसा क्या हो गया था और जो अब आगे उससे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? देखिए क्राउड मैनेजमेंट एक एवरीडे लर्निंग एक्सरसाइज है और हमेशा इंप्रूवमेंट्स होती रहती हैं सिस्टम्स के अंदर और हर एक इंसिडेंट से सिस्टम सीखते हैं और हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं। और बोर्ड ने इनफैक्ट मल्टीपल मेजर्स जो हैं वो इनिशिएट किए हुए हैं जिसके अंदर शॉर्ट टर्म भी हैं, कुछ मीडियम टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि भवन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनजीटी की पाबंदी है और सिर्फ रिक्रिएट कर सकते हैं नई बिल्डिंग्स को। हाउएवर क्राउड मैनेजमेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए एक दुर्गा भवन जो बिल्डिंग बहुत पहले से बन रही है, इनफैक्ट इंसिडेंट के पहले से ही बोर्ड ने ये बिल्डिंग को निर्माण करने का फैसला लिया था। लास्ट ईयर अगस्त में काम शुरू हो गया था और उसका मकसद भी यही था कि क्राउड की हैंडलिंग को और बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद एक स्काई वॉक जो एक पेडेस्ट्रियन फ्लाईओवर के फॉर्म में एक निर्माण जिसका किया जा रहा है, CPWD को वो काम दिया गया है हमारे लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हमारी कोशिश है कि अगले 4-5 महीने में उस काम को भी हम कंप्लीट करें और बहुत जल्द वो शुरू होने वाला है। उसके अंदर हमारी कोशिश है कि जो जाने वाले श्रद्धालु हैं जो भवन की तरफ जा रहे हैं और जो वापस आने वाली यात्रा है उस दोनों को सेग्रीगेट कर सकें और एक लोग जो जाने वाले लोग हैं वो स्काई ओवर के ज़रिए, स्काई वॉक के ज़रिए जो बाथिंग घाट गेट नंबर 3 वाला जिसको हम आम भाषा में यहाँ इस्तेमाल करते हैं, उस गेट के ज़रिए वो स्काई वॉक के ज़रिए सीधा भवन की तरफ प्रस्थान करेंगे और वापस आने वाले श्रद्धालु हमारे जो करंट ट्रैक है जो ग्राउंड फ्लोर लोअर लेवल पे रहेगा उस ट्रैक के ज़रिए वापस आएँ ताकि आपस में किसी भी तरीके का क्लैश या किसी भी तरीके की कंजेशन उस एरिया के अंदर ना हो। साथ ही साथ जो हमारी अनाउंसमेंट की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसको हमने बढ़ाया है और एनफोर्समेंट विंग को हमने स्ट्रेंथन किया है। तकरीबन 20 लोगों की डेडिकेटेड मैन पावर हमने पिछले 1.5 महीने में रिक्रूट की है जिनका खास और खासा मकसद यही रहेगा कि उस एरिए को जहाँ जहाँ भी हमारी कंजेशंस होती हैं, ना केवल भवन में बल्कि अर्धकुंवारी में भी या रास्ते में भी जहाँ जहाँ भी हल्की सी कंजेशन हमें इस एरिया उन टाइम्स में फ़ील होती है जब यात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर मैन जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी हमने बढ़ाया है। लॉकर्स की जो संख्या है उसको भी हमने मनोकामना के जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर एडिशनल लॉकर्स भी हम दे रहे हैं। जो हमारा पार्वती भवन है, जैसे हम बैटरी कार काउंटर से उतरते हैं जो लोग श्रद्धालु और भवन की तरफ प्रस्थान करते हैं, जो हमारी पहली बिल्डिंग है जिसको हम पार्वती भवन कहते हैं, उसको भी हम रेट्रोफिट कर रहे हैं ताकि वहाँ पर भी लॉकर्स की और बेदिंग की फैसिलिटीज़ रहें ताकि आगे जाकर लोगों को बेदिंग के लिए लॉकर्स के लिए कहीं पूछना या किसी आगे पीछे ट्रैक के ऊपर ज़्यादा वक्त ना गुजारना पड़े और कम से कम समय में लोग दर्शन करके वापस आएँ और कंजेशन जो है वो कम से कम रहे। तो बहुत सारे जो मेजर्स हैं और ऑब्वियसली IT सर्विलेंस, CCTV सर्विलेंस, CCTV कैमरास की संख्या, इन सभी को भी बढ़ाया जा रहा है। कोशिश यही है कि यात्रा कैसे ज़्यादा सुखद और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को NGT की गाइडलाइंस के मुताबिक हम जो यात्रा का एक सुखद अनुभव दे सकें। ये थे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग, जिन्होंने बताया कि माता वैष्णो देवी दरबार से लेकर पूरे ट्रैक तक एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए नए प्लान्स तैयार हो रहे हैं। जो श्रद्धालु खुद जा रहे हैं उनके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स हैं वो इशू किए जाएंगे और शायद वो अगस्त से शुरू भी कर दें।
माता वैष्णो देवी दरबार में ही 2000 श्रद्धालुओं के लिए और रहने के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके बातिंग के लिए सुविधाएं बनाई जा रही हैं और जितने भी मैक्सिमम श्रद्धालु एकोमोडेट हो सकते हैं उनकी तरफ से प्रयास जारी हैं। और हम यही कामना करते हैं कि जो भी श्रद्धालु आएँ वो पूरे इस समय भी जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क जरूर वेयर करें, ताकि अगर आप में नहीं है तो आपको भी किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से वो ट्रांसमिट ना हो सके। हम यही कामना करते हैं कि आपकी आने वाले समय की यात्राएं सुखद रहें। जय माता दी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।